एक ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड प्रेशर के हवाले से हमारे जहन में कॉन्सेप्ट बस ये होता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम किसी पेशेंट का एक नंबर देखते हैं, उस नंबर के मुताबिक फ़ैसला करते हैं कि एक ख़ास नंबर से ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब है हाइपरटेंसिव है। और फिर हमें क्या ऑब्जेक्टिव जहन में होता है कि इस नंबर को नीचे लाना है। बस ये एक टोटल कॉन्सेप्ट ब्लड प्रेशर के हवाले से हमारे जहन में बना हुआ है कि हाइपरटेंशन इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ नंबर्स। व्हेन यू हैव ब्लड प्रेशर बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स तो आप उसको लेबल कर देते हैं। अच्छा, हम तो फिर भी अब थोड़ी सी अवेयरनेस की वजह से ये करते हैं कि वैलिडेट करते हैं फ़ैसला करने के लिए कि वाकई हाइपरटेंसिव है या नहीं है। हम चूँकि ज़्यादातर टर्शरी केयर में हैं तो हम ज़्यादातर वो मरीज़ देखते हैं जिनमें वन वे और द अदर हमें ऐसी दवाइयाँ देनी होती हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, क्योंकि आप हर IHD को बीटा ब्लॉकर देना ही देना है, हर हार्ट फेलियर को एस और बीटा ब्लॉकर देना ही देना है। तो हमें इतनी प्रॉब्लम इस चीज़ की नहीं होती है कि ये जो ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा हुआ आ रहा है वाकई ट्रू हाइपरटेंसिव है या नहीं है, क्योंकि आपको हर हाल में दवा तो देनी ही है। बीटा ब्लॉकर या एस इनहिबिटर तो हमारे हर पेशेंट में चल रही होती है, वेदर ही इज़ हाइपरटेंसिव और नॉट। लेकिन आउट पेशेंट में ER में कभी कभार ऐसे मरीज़ आते हैं जिनके ब्लड प्रेशर फॉर द फर्स्ट टाइम बढ़े हुए हैं। अच्छा, अब वहाँ पे आप हैसल में थोड़ा सा प्रीमेच्योर दवा शुरू कर देते हैं। इवन ER में फॉर द फर्स्ट टाइम आपके ब्लड प्रेशर के कोई सिग्निफिकेंट टारगेट ऑर्गन डैमेज के बगैर अगर इवन 170-180 का भी BP है तो दैट मे बी रिएक्शनरी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो ये जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि ब्लड प्रेशर इज़ नॉट जस्ट प्योर डिजीज़ ऑफ नंबर्स। क्यों? उसका एक और एलिमेंट भी है कि ब्लड प्रेशर को जब आप देखें तो ब्लड प्रेशर को देखें एज ए कंटिन्यूम, कि ये स्टार्ट तो एज ए रिस्क फैक्टर हो रहा है, लेकिन आप ब्लड प्रेशर के रिलेशन में एक उसको हम कहते हैं डिज़ीज़ कंटिन्यूम। डिज़ीज़ कंटिन्यूम से मतलब क्या है? जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ कंटिन्यूम क्या होगा कि अगर किसी में ब्लड प्रेशर एज ए रिस्क फैक्टर आ रहा है, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या करेगा? LVH करेगा। अगर वो एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ ले आता है तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन लाएगा, अल्टीमेटली LV को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, पेशेंट फेलियर में जाएगा, सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर हो जाएगा हाइपरटेंशन के नतीजे में। तो ये सारा कंटिन्यूम है। अब आप किसी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिस्क फैक्टर स्टेज पर है। आपको क्या पता इस कार्डियोवैस्कुलर कंटिन्यूम में ब्लड प्रेशर उसको कहाँ ले जा चुका है। सिमिलरली रीनल कंटिन्यूम है कि अगर हाइपरटेंशन किसी पेशेंट में स्टार्ट हो रहा है तो वो रीनल में सबसे पहले क्या करेगा? एल्बुमिन यूरिया करेगा, यानी ग्लोमेरुलर डैमेज मिलेगा आपको। फिर आहिस्ते आहिस्ते वो क्रेटिनिन को बढ़ाना शुरू कर देगा, प्योर हाइपरटेंशन। सिमिलरली आप आइज़ में चले जाएं, रेटिना में थोड़ी सी ब्लरिंग और ये सारी, और अल्टीमेटली आपने जब किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया तो पता नहीं कितने उसमें छोटे छोटे हेमरेजेस हैं और क्या क्या कुछ हुआ है सेकेंडरी टू हाइपरटेंशन। सिमिलरली ब्रेन को देख लें, बहुत से लोगों को एसिम्प्टोमेटिक माइनर स्ट्रोक्स हो चुके होते हैं, हाइपरटेंशन इरिथमियास कर चुका होता है, AF सेकेंडरी टू हाइपरटेंशन, और दोनों मिल के फिर पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं। सो ब्लड प्रेशर, व्हेनेवर यू सी अ पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर, तो ये एज्यूम ना करें कि हम एज ए रिस्क फैक्टर किसी को देख रहे हैं। ये एज्यूम करें कि अब इस हाई ब्लड प्रेशर में हमें तमाम जो मेजर ऑर्गन्स जिनको हाइपरटेंशन अफेक्ट कर सकता है उन तमाम मेजर ऑर्गन्स का यानी डिजीज़ कंटिन्यूम भी देखना है कि ये मरीज़ अलॉन्ग विद हाइपरटेंशन इन तमाम ऑर्गन्स के स्टेटस के लिहाज से किस स्टेज पर है। ये पहली चीज़ कि हाइपरटेंशन का मरीज़ आपको मिला या हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ मिला, तो ये सोचना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, ब्लड प्रेशर की पैथोफिजियोलॉजी इंतहाई कॉम्प्लेक्स है। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ना, इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती हैं? सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा ले लिया, सिंपैथिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है, इंटरनल एनवायरनमेंट की ऐसी चेंजेस आई हैं कि सॉल्ट और वाटर रिटेंशन हुई, इवन ड्रग के नतीजे में किसी BP बढ़ जाएगा।
यानी बहुत सारी ऑटो सिस्टेमिक रेगुलेशन ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ा किसी भी स्ट्रेस के नतीजे में जो ट्रांजिएंट इमोशनल है, आपकी वेजल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ गई वक्ती तौर पे, जो फ्लाइट एंड फ्राइट फिनोमेना होता है रिएक्शन टू एनी फियर या किसी भी स्ट्रेस के नतीजे में। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं वो फिजियोलॉजिकल भी हैं, जो आपको नॉर्मली चाहिए कि उस वक्त बीपी का बढ़ना एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। बहुत सी ऐसी हैं रिस्पॉन्सेस जो ट्रांजिएंट हैं, ट्रांजिएंट परसिस्टेंट भी हैं, परमानेंट भी ऐसी भी हैं जो थोड़ी देर रहेंगी, कुछ ऐसी हैं जो मुस्तकिल रहेंगी। ऐसी चेंजेस आ गए पूरे रेगुलेशन में जो मुस्तकिलन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा के रखेंगे। तो इस चीज़ को भी जहन में रखना चाहिए जब आप किसी ब्लड प्रेशर के मरीज़ को देखते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर के बल्कि कहें, कि ये फैसला करना कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर इस वक्त है, क्या ये किसी ऐसे रिस्पॉन्स के नतीजे में है जो मुस्तकिल बुनियादों पर है, या ऐसा है जो वक्ती है, ट्रांजिएंट है। तो ये फैसला करना। फिर तीसरी चीज़ है ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी। ब्लड प्रेशर ऐसी चीज़ नहीं है जो हर वक्त एक रहे, ये बीट टू बीट चेंज होता रहता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, वही जो अभी हमने पैथोफिजियोलॉजी की बात की कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की जो जो चीज़ें हैं वो किस किस तरह इसको बीट टू बीट चेंज करती हैं। और ये इवन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चेंजेस, क्योंकि आपकी बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी जिस तरह बिहेव करती है इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ साथ आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, आप किस नौइयत की एक्टिविटी करके आए हैं और उसके नतीजे में कितनी देर आपने क्या डाइट ली है, इसके नतीजे में भी बीपी अलग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू उसके जो भी आप पे असरात उस डाइट के सिस्टेमिक आएंगे। जैसे ही वो खून में शामिल होंगी चीज़ें, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आपने पी ली है तो उसके बाद ब्लड प्रेशर कुछ और होगा, चाय के बाद कुछ और होगा, पानी के बाद कुछ और होगा। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो ब्लड प्रेशर की वेरिएबिलिटी पे अफेक्ट करती हैं। तो ये तीन बेसिस को समझना बड़ा ज़रूरी है ब्लड प्रेशर यानी डील करने से पहले। एक तो कंटिन्यूम वाली बात हो गई कि बीपी बढ़े हुए मरीज़ को देखना ये मतलब नहीं है कि बीपी है बस, ये कहीं कोई भी प्रॉब्लम इसको किसी और मेजर ऑर्गन का हो सकता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, बीपी बढ़ा हुआ है ये वाकई मर्ज़ वाला बीपी है या वक्ती सेकेंडरी टू किसी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। और तीसरी, जो बीपी आप चेक कर रहे हैं इस मरीज़ में हो सकता है इवन बेसलाइन बीपी ये ना रहता हो, क्योंकि वेरिएबिलिटीज़ हर इंडिविजुअल में डिफरेंट है। एक आपको आदमी मिलेगा जिसका सुबह 110-70 होता है, शाम को 140-90 होता है, अगले दिन किसी लम्हे 160 भी चला जाता है एज ए नॉर्मल रिस्पॉन्स, कोई अनयूजुअल चीज़ किए बगैर। इसका मतलब है एक नए आदमी में ब्लड प्रेशर डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल काम है, ये फैसला करना कि ये वाकई हाइपरटेंशन है या नहीं है। इट्स नॉट दैट ईजी कि आपके पास कोई भी एक पेशेंट ईआर में 150-100 बीपी के साथ आ गया और आपने दवा नहीं। अब हम एक कॉमन सिनेरियो इस पर डिस्कस करते हैं। एक 50 इयर्स मेल है with no significant past history and having non-specific headaches or body aches, and you have checked his blood pressure, it is 150/90। तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? अगर जवाब दें तो माइक उठा लीजिएगा जी, क्या करेंगे आप? जी So probably I'll just ask them to monitor the blood pressures twice. how long? For at least a week. उसके बाद फिर क्या करेंगे? एक वीक तक उसने मॉनिटर किया बीपी, फिर क्या करेंगे? So if the blood pressure is in the higher range, for instance, फर्स्ट किया उसका रेंज आई 140-90, एवरेज इतनी बन रही है 140-90 एक हफ्ते की बीपी रीडिंग के बाद। अब क्या करेंगे? So diet modification, DASH diet along with कब तक? antihypertensive as well. एंटीहाइपरटेंसिव भी शुरू कर देंगे। Yes, sir. ठीक है। आप First of all, sir, assess करेंगे why she had this hypertension at this time. Assessment is very important first. For example, अब अगर आ गई है एनजाइटी है तो एड्रेस द रिस्क फैक्टर फर्स्ट कि क्यों हो रही है, और फिर वो उसको तो आपका एक एक्शन ऑफ प्लान इस पेशेंट के लिए क्या होगा और क्या उसको आप मरीज़ को बताएंगे? जैसे इन्होंने कहा एक हफ्ते बाद चेक करके बुला के फिर देखूंगा,
और साथ में ये एडवाइस कर लेंगे कि हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कब से है, फर्स्ट एपिसोड है, साथ में फिर वीकली देखिए थोड़ा सा ड्रिल एक्सटेंड हो रही है, अभी भी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। चलें, और आपने ये फैसला करने की कोशिश की कि फाइंड आउट इसके पीछे वजह क्या है, जी जी क्यों हुआ है और कब से है और ये सारी बातें। और ठीक, साथ में ये डेली 4 आवरली फॉर अ वीक उसको वो रिकॉर्ड भी रखनी है, ठीक है। आपका कोई एडिशन इसमें, इन जो बातें हो चुकी हैं इसके अलावा कोई बात, या बस इससे एग्री? बस यही हिस्ट्री कुछ लेंगे करेंगे। प्रॉपर, उसका मेंटल स्टेटस क्या है उस टाइम पे, कोई ठीक है। ऐसी एंजाइटी, कोई फियर, और वाइट कोट हाइपरटेंशन को जो है वो देखेंगे वो सर। तो आपने वैलिडेट करना ही करना है। एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग ऐड कर सकते हैं सर इसमें। अच्छा, अब देखें जो भी बातें हुई हैं ना, अभी भी ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है मैं अब आपको बताता हूँ। अब ये देखिए कितना कॉमन सिनेरियो, कैन कीप दिस विद यू बिकॉज बाद में भी हमें आपसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट कीप अ हैंड। अच्छा, अब इस सिनेरियो में देखें, अभी तक आपका फोकस भी सिर्फ बीपी पे था, इज़न्ट इट? एक हफ्ते बाद बस बीपी देख के फैसला करूँगा कि क्या करना है। आपका भी फोकस बीपी पे था कि आप ये देखना चाह रहे थे कि ये बीपी के ट्रेंड इसके पुराने क्या हैं और अभी क्या रहता है। आपने वो जो मैंने बैकग्राउंड पूरा समझाया था उसको जहन में बिल्कुल नहीं रखा इस पेशेंट की असेसमेंट में। इस सिनेरियो में आपको करना क्या है, 4 ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने हैं। पहला, कंफर्म डायग्नोसिस, यानी आपकी पूरी ड्रिल इसके अराउंड घूमनी चाहिए कि ये हाइपरटेंशन है या कोई भी आदमी आपके पास हाई ब्लड प्रेशर के साथ आया है फर्स्ट टाइम, तो पहला ऑब्जेक्टिव ये कंफर्म करना है कि ये क्या हाइपरटेंसिव है या, क्योंकि वही हमारा जो बैकग्राउंड था ये बताना। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ इसका बस हाइपरटेंशन का ही फैसला करेंगे और कोई चीज़ असेस नहीं करेंगे। अभी तक इन तमाम चीज़ों के जवाब क्या थे, हाइपरटेंशन का फैसला करना चाह रहे थे। दूसरा, इटियोलॉजी भी साथ साथ शुरू हो जाएगी कि इटियोलॉजी इसके पीछे क्या है, क्योंकि हो सकता है आखिर में आपको ये जवाब मिले कि हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन अगर है तो इसकी इटियोलॉजी क्या है, और अगर हाइपरटेंशन नहीं भी है तो इंक्रीज बीपी की इस पर्सन में क्या वजह बन रही है। तीसरी चीज़, कॉम्प्लिकेशन। इस पेशेंट में ये बताने का मकसद वो कंटिन्यूम वाला जिक्र यही था ना कि आपको हर मरीज़ में एक स्टेटस देखना है हर टारगेट ऑर्गन का कि वो कहाँ पर है, तो असेस करना है फॉर कॉम्प्लिकेशंस। और कोमॉर्बिड्स, भाई एक बीपी बढ़े हुए के साथ आपके पास मरीज़ आ गया है तो उसकी शुगर और कोलेस्ट्रॉल चेक करने से किसने मना किया है? आपने वो जिक्र ही नहीं किया कि इसका कॉम्प्रिहेंसिव वर्कअप करेंगे फॉर ऑल अदर कोमॉर्बिड्स। डायबिटिक है, डिस्लिपिडेमिक है, इसमें कोई और चीज़ें हैं। और फिर एक और चीज़ हम कहते हैं कि अगर ये हाइपरटेंसिव निकलेगा तो उस सूरत में ये फैसला करना कि क्या कोई इसमें कोई ऐसी कंपेलिंग या कॉन्ट्राइंडिकेशन मौजूद है जिसकी बुनियाद पे हम ड्रग चूज़ करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 ऑब्जेक्टिव के अराउंड आपकी ड्रिल घूमेगी। और वो 4 ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? डायग्नोसिस कंफर्म करना, पेशेंट में इटियोलॉजी असेस करना कि ब्लड प्रेशर की कोई वजह है या नहीं है, तीसरा कोई कॉम्प्लिकेशंस एट प्रेजेंट मौजूद हैं या नहीं हैं, और अदर कोमॉर्बिड्स हैं या नहीं हैं इसमें। अब इनको हम क्विकली स्क्रीन कर लेते हैं कि जब हम कंफर्म डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वी नीड टू नो द क्लासिफिकेशन। वो सब आपको पता है। नॉर्मल बीपी AHA गाइडलाइंस के मुताबिक लेस देन 120 और लेस देन 80 है। उसके बाद आपका बीपी क्या है? एलिवेटेड 120 टू 129 और लेस देन 80 डायस्टोलिक। स्टेज 1 है 130 टू 139 सिस्टोलिक और 80 टू 89 डायस्टोलिक। और स्टेज 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 140 सिस्टोलिक और ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डायस्टोलिक। और इसमें कोई भी एक उस कैटेगरी में आ रहा हो तो ये पेशेंट उस कैटेगरी में आएगा। लेकिन ये वो बीपी है, वो एक वाली रीडिंग नहीं है जो आप देख रहे हैं। ये वो बीपी है जो आपने वैलिडेट करने के बाद एक एवरेज कंक्लूसिव बीपी सोचा कि इस मरीज़ का बीपी ये रहता है। एक रीडिंग पे ये फैसला नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको फिर इस किस्म के पेशेंट में जो आपके पास फॉर द फर्स्ट टाइम हाई ब्लड प्रेशर के साथ आया हो, उसकी अब एक वैलिडेशन करनी है कि इसका बेस बीपी क्या है। उसके लिए भी हम तरीके बताते हैं कि आपको कैसे करना है। लेकिन एक बेस बीपी से फैसला होगा कि ये किस कैटेगरी में
आता है। अच्छा, मैनेजमेंट डिसीजन कि इसको दवा देनी है या नहीं देनी, वो इस पर डिपेंडेंट है इसका कोमोर्बिड स्टेटस। यानी अगर आप वो 4 ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं करेंगे तो आप ये फैसला ही नहीं कर सकते दवा देनी है या, क्योंकि हाई रिस्क पेशेंट में ट्रीटमेंट थ्रेशोल्ड्स कुछ और हैं, लो रिस्क में कुछ और है। इस हाई रिस्क और लो रिस्क का फैसला जो आप 1 हफ्ते की रीडिंग के बाद करने जा रहे थे, वो कैसे करते? अगर आपको पता ही नहीं आपका पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है, उसको LVH है या नहीं है, उसको टारगेट ऑर्गन डैमेज है या नहीं है, उसको CKD है या नहीं है, ये तो इसका मतलब अब कोई भी रिस्क फैक्टर आप ट्रीट करने जा रहे हो, उसका अकेला वर्कअप काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव वर्कअप। डिस्लिपिडीमिया की ट्रीटमेंट भी सारी यही है कि जब तक आपको पता नहीं हो पेशेंट का रिस्क स्टेटस क्या है, आप ये फैसला नहीं कर सकते कि इसमें कितनी स्टैटिन देनी है और क्या टारगेट रखने हैं। सिमिलरली डायबिटिक्स में भी ये अंदाज़ा करना होता है इसका बाकी स्टेटस क्या है। तो ये तो डायग्नोसिस वाली बात हो गई। फिर बीपी चेक करने का तरीका हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं एक मरतबा कि प्रॉपर बीपी किस तरह चेक किया जा सकता है। फिर आपको बीपी के मुतालिक पता होना चाहिए क्लिनिक का बीपी क्या होता है, होम बेस्ड रीडिंग क्या होती है, नाइट का बीपी क्या होता है। और इवन अब ये कोरिलेशंस हैं कि जो क्लिनिक या सुबह का बीपी है उसका इक्विवेलेंट नाइट का बीपी कम होता है, और 24 आवर का एवरेज वो नाइट से तो थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन क्लिनिक वाले बीपी से कम होता है, क्योंकि एवरेज जब आप ले रहे हैं दिन और रात दोनों का मिला के, यानी सोते हुए का भी, क्योंकि जब आप 24 आवर एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आप सोने वाली भी कर रहे हैं और जागने वाली भी रीडिंग कर रहे हैं, तो इसका जो बीपी होता है वो एवरेज उस लिमिट से कम होता है, क्योंकि नाइट में सोते हुए बीपी कम हो जाता है। ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है ब्लड प्रेशर का। और वो कोरिलेशन इस तरह है कि जैसे अगर क्लिनिक पे किसी का बीपी 120/80 है तो इसका इक्विवेलेंट जो नाइट टाइम बीपी होगा वो 100/65 है, और एवरेज 24 घंटे की नॉर्मल बीपी की वो 115/75 है। ये नॉर्मल कहलाएगा। और किसी का फ़र्ज़ किया क्लिनिक पे 140/90 है तो इसी आदमी का जो 24 घंटे वाला बीपी है एवरेज वो 130/80 होना चाहिए, ये उसके इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि नाइट का बीपी कम हो जाता है। इटियोलॉजी आप सबको पता है कि एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है और उसकी सेकेंडरी में बहुत सारी कॉजेज़ हैं। वो तमाम कॉजेज़ आपको पेशेंट में एक रफ़ स्क्रीनिंग जहन में ज़रूर होनी चाहिए। और उसके फिर कुछ पॉइंट्स हैं कि कैसे लोग होते हैं जिनमें आपको सेकेंडरी की एवेल्यूएशन करनी होती है। क्या कहेंगे, सेकेंडरी किन में एवेल्यूएट करनी होती है? The patient is young and refractory. बहुत यंग या बहुत ओल्ड, दो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस का कोई हाइपरटेंसिव आपके पास आ गया है फर्स्ट टाइम, तो इसका मतलब सेकेंडरी कॉज हो सकती है। और And the second is if the patient is refractory to 3 antihypertensive. रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, आपकी रिस्पांस ब्लड को वो ट्रीटमेंट को नहीं कर रही, ये एक पॉइंट है कि भाई ये सेकेंडरी हो सकता है। और अनकंट्रोल्ड इन प्रीवियसली कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, एक पेशेंट जिसका 3-4 साल से एक दवा पे कंट्रोल चल रहा था, अब अचानक उसका 190-100 रह रहा है, आप परेशान हैं क्या है? किडनी चेक करें, अमूमन किडनी प्रॉब्लम निकलती है कि इनकी जब रीनल इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई, या हो सकता है कॉन्कॉमिटेंट रीनल आर्टरी स्टेनोसिस थी जिसकी सिविरिटी अब बढ़ी है। तो प्री एग्जिस्टिंग कंट्रोल अनकंट्रोल्ड हो जाए, या आपको कोई ऐसा पेशेंट मिले जिसका टारगेट ऑर्गन डैमेज इज डिसप्रोपोर्शनल टू हाइपरटेंशन। आपको ऐसे यंग लोग मिलेंगे 35-40 साल के हैं, उनको हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होगी और LV 25%। आई हैव एनकाउंटर्ड 3-4 सच काइंड ऑफ पेशेंट्स। उनका जब वर्कअप किया तो कॉक्टेशन निकला, तो वो बचपन से ही था, और इस वक्त कॉक्टेशन ने क्या कर दिया, LV को डाउन कर दिया। तो अब उस LV डाउन होने की वजह से प्रेशर्स वो जो एवरेज वाले होते हैं ना, एक एसेंशियल हाइपरटेंशन, वो वाले आ गए। तो जब भी आपको किसी के हाइपरटेंशन से उसका डिसप्रोपोर्शनेट टारगेट ऑर्गन डैमेज, तो सोचिए कोई ना कोई सेकेंडरी कॉज है जो अपना काम कर चुकी है यहाँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को जज करना। कॉम्प्लिकेशन आपको सबको पता है कि हाइपरटेंशन क्या क्या कर सकता है, हार्ट, किडनी, ब्रेन, आइज़, पेरिफेरल वेस्कुलेचर, सबको इन्वॉल्व कर सकता है, एक्यूटली भी, क्रॉनिकली भी।
तो जब भी आप किसी हाइपरटेंशन के मरीज़ को देखेंगे एक्यूटली हाई ब्लड प्रेशर के साथ, तो एक्यूट टारगेट ऑर्गन डैमेज ढूंढने की कोशिश करें, और अगर स्टेबल में देख रहे हैं तो क्रॉनिक टारगेट ऑर्गन डैमेज देखने की कोशिश करें। अब ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि इन पांचों ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट के क्रॉनिक स्टेबल फीचर इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को जज करना अपने मरीज में। अदर कोमॉर्बिड्स में हर हाइपरटेंसिव को शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, यानी वो तमाम चीज़ें जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। क्योंकि देखिए हाइपरटेंशन हम जो ट्रीट करने या मैनेज करने या डायग्नोज करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। तो ऐसा कैसे ड्रिल होगी कि बाकी आप जज ही नहीं कर रहे और सिर्फ बीपी ट्रीट किए जा रहे हैं, ना कोलेस्ट्रॉल का पता, ना शुगर का पता, ना लाइफस्टाइल का पता, ना स्मोकिंग का पता। और जब आप मैनेज भी करेंगे तो सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करेंगे, इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर कंपेलिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन हम बात कर चुके। तो चारों ऑब्जेक्टिव की हमने एक ब्रीफ स्क्रीनिंग आपके सामने कवर की है कि ये चार ऑब्जेक्टिव किस तरह अचीव होंगे: डायग्नोसिस, इटियोलॉजी, कॉम्प्लिकेशन और अदर कोमॉर्बिड्स। अब इसमें आप पर है कि आप अपना नेट कैसे बनाते हैं। इसको असेस करने के टूल्स क्या हैं? वही हिस्ट्री। अब हिस्ट्री आपकी, अभी तक इनकी हिस्ट्री थी कंफर्म डायग्नोसिस के अराउंड। अब हिस्ट्री में ये भी आ जाएगा कि भाई चलने फिरने में, एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले कभी दाखिल तो नहीं हुए। अभी तक आप पास हिस्ट्री ले रहे थे बीपी की डायग्नोसिस के लिए, अब पास हिस्ट्री होगी कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी, इटियोलॉजी के लिए भी। कोई गुर्दे का मसला तो नहीं रहा है पास में, कोई और एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ये वो सारी चीज़ें जहन में रहनी चाहिए हिस्ट्री लेते हुए। यानी इटियोलॉजी की जब बात कर रहे हैं तो हर इटियोलॉजी, हर कॉम्प्लिकेशन की बात आपकी हिस्ट्री में रहनी चाहिए कि चलते फिरते हुए कोई तकलीफ़ तो नहीं होती है। कभी कभार मरीज़ समझता है कि उन चीज़ों का ताल्लुक इस हाइपरटेंशन से नहीं है और वो बताता नहीं है, लेकिन आप पूछेंगे कि भाई चलने में, तो कहेगा हाँ सीढ़ी चढ़ने में सीना भारी हो जाता है। तो आपको खुद प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा टू अचीव दीज 4 ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ये भी बड़ा अजीब सा सवाल होता है। हम कहते हैं ना आपको शुगर है, यानी मरीज़ बड़े आसान से आपको बेवकूफ़ बना देता है, मुझे शुगर नहीं है। अच्छा, आप पूछते नहीं हैं फिर कि चेक हुई कि नहीं हुई। वो कहेगा आप, मैंने कई मरीजों से पूछा आपने कभी चेक कराई है? नहीं। मैंने कहा फिर आपको कैसे पता आपको शुगर नहीं? हमारा ज़ख्म भर जाता है। वाह, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, हम तो पतले दुबले कुछ खाते नहीं हैं। भाई चेक कराया है? नहीं। तो इसका सवाल क्या होना चाहिए? कभी आपने शुगर या कोलेस्ट्रॉल चेक कराया है या नहीं कराया? अच्छा, इस सवाल पे भी बहुत से मरीज़ आपको गोल कर देते हैं, कहते हैं हाँ वो 1 साल पहले हुए थे। क्या हुआ था? वो एक ऑपरेशन हुआ था, उसके लिए कुछ टेस्ट हुए थे, वो सब ठीक थे। उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल करता है ऑपरेशन के लिए? कोई शुगर तो चले हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ी होता है। और हर तरह के मरीज़ होते हैं, वो चाहते हैं बस टेस्ट ना करना पड़े, बाकी सब कुछ कर लें, टेस्ट ना कराएं हमारे। भाई बुनियादी टेस्ट कुछ करना वो ज़रूरी है। और आप लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन ना भी करें, एक हाइपरटेंसिव में शुगर, कोलेस्ट्रॉल, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, ये 4 चीज़ें तो लाजमी है। इसके बगैर ना आप दवा लिख सकते हैं ना मरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और मैं काफ़ी प्राइमरी केयर फिजिशियन के पेशेंट देखता हूँ कि क्रिएटिनिन नहीं हुआ और वो ASP दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। आप 100-200 लोगों को करेंगे, आपको कुछ ना कुछ CKD के मिल जाएंगे फॉर द फर्स्ट टाइम हाइपरटेंसिव, या इवन एंड स्टेज मिल जाएंगे इसकी वजह से। बाकी तो एक पूरी स्क्रीनिंग होनी चाहिए उन्हीं चारों ऑब्जेक्टिव के अराउंड में। तो आपका जो नेट होता है वो यही होता है: प्रॉपर हिस्ट्री रिवॉल्विंग अराउंड दीज 4 ऑब्जेक्टिव्स, एग्जामिनेशन रिवॉल्विंग अराउंड कि एग्जामिन करते हुए भी ये जहन में हो कि कोई ज़रा सा आपको क्लू मिल रहा है सेकेंडरी का, तो रेडियो फीमोरल डिले भी देख लिया, रीनल ब्रूइंग, यानी हर चीज़ देखनी है सेकेंडरी की सूरत में। फिर इन्वेस्टिगेशन, उसमें भी यही ऑब्जेक्टिव है कि ये चारों चीज़ें मेरी कवर हो जाएं। फिर अब होता है कि ट्रीटमेंट कैसे करनी है। देखें, ट्रीटमेंट टोटली डिपेंडेंट है पेशेंट के रिस्क स्टेटस पे। जैसे एक हमने 4 कैटेगरी की ना, नॉर्मल, एलिवेटेड, स्टेज 1 और स्टेज 2। नॉर्मल बीपी क्या है? लेस देन 120/80। इसमें सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और फॉलोअप आफ्टर 1 ईयर। किसी का एलिवेटेड है
यानी 120 to 129 है, तो फिर अगेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और 3 से 6 महीने बाद का फॉलो। स्टेज 1 हाइपरटेंसिव जो है 130 और 80 वाला, या 80 to 89 वाला, या 130 to 139, 80 to 80, इनमें स्टेज 1 में सब में ड्रग ट्रीटमेंट की ज़रूरत किन किन में ज़रूरत है? जिनका कंक्लूसिव कार्डियोवैस्कुलर रिस्क 10% से ज़्यादा है, उसका एक रिस्क कैलकुलेटर है जिससे आप, या उनको कोई भी अदर कोमॉर्बिड्स हैं, डायबिटिक है, स्ट्रोक हुआ है, एमआई हुआ है, सीकेडी है, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंसिव होंगे वो स्टेज 1 में ट्रीट होंगे। तो अनकॉम्प्लिकेटेड लो रिस्क को स्टेज 1 में ट्रीट नहीं करना है, और स्टेज 2 में सब ट्रीट होंगे। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन है जिस हिसाब से आप फैसला करते हैं कि दवा देनी है या नहीं देनी है। रिस्क कैलकुलेटर आपको पता होना चाहिए, ACC/AHA का एक रिस्क कैलकुलेटर है। अब ट्रीटमेंट क्या करनी है? ट्रीटमेंट में आपके पास ये टाइम होता है वैलिडेशन जब आप करते हैं ना, जैसे कोई लो रिस्क आदमी है तो आप 4 से 6 हफ्ते वेट कर सकते हैं अपने बीपी का कि आपको बेसलाइन बीपी मिल जाए। वो आप होम बेस रीडिंग कर लें, आप 24 आवर मॉनिटरिंग कर लें, और इसी दौरान मरीज़ को वो तमाम कंजर्वेटिव मेजर एडवाइस कर दें, जैसे सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, रेगुलर एक्सरसाइज, इंक्रीज फ्रूट एंड वेजिटेबल इन डाइट, नॉर्मल भी फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के एक इफ़ेक्ट्स हैं इन अ वे कि ये तकरीबन एक दवा के बराबर है इनका इफ़ेक्ट। 15 से 20 सिस्टोलिक प्रेशर और 5 से 10 डायस्टोलिक प्रेशर सिर्फ इन चीज़ों से रिड्यूस हो जाता है। तो अगर ये स्टेज 1 या माइल्डली हाइपरटेंसिव है तो हो सकता है ये इन्हीं चीज़ों से अपना बेसलाइन प्रेशर नीचे ले और आपको दवा की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन एंग्ज़ोलाइटिक इस वजह से दी जा रही होती है क्योंकि आपके जहन में ये होता है कि इसमें एंग्जाइटी का फीचर है इस मरीज़ में। जैसे आपने एटियोलॉजी हाइपरटेंसिव नहीं कंसिडर की, ये एक स्टडी भी हुई थी और बड़ा बेचारे फैमिली फिजिशियन का एक मजाक उड़ाते हैं कि एज ए फर्स्ट लाइन एजेंट वो एंटी एंग्जाइटी यूज़ करते हैं। वो इस वजह से नहीं कर रहे होते कि एज ए एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ कर, उन्होंने पेशेंट में ये जज किया होता है, यानी वो जवाब इस तरह से हुआ था इस सवाल का कि आप फर्स्ट ब्लड प्रेशर में किसी को आप क्या देते हैं, किसी का बीपी बढ़ा हुआ हो तो क्या देते हैं, उसको उन्होंने सही से फ्रेज नहीं किया था क्वेश्चन को। उसमें पूछना ये चाहिए था कि अगर किसी को आप हाइपरटेंशन डायग्नोज कर लेते हैं तो क्या देते हैं फर्स्ट लाइन एजेंट। भाई उस जीपी ने जवाब इसलिए ये दिया कि वो उस हाई ब्लड प्रेशर में उस मरीज़ को एंग्जाइटी वाला मरीज़ समझ रहा होता है, इस वजह से वो एंग्जोलाइटिक दे रहा होता है, वो एज ए एंटी हाइपरटेंसिव नहीं दे रहा होता। इतना बेवकूफ़ हमारा जीपी नहीं है खुदा न खास्ता। ये बड़ा एक स्टडी मेरे ख्याल आ खान ने की थी कि उसमें उन्होंने एंड रिजल्ट दिया था कि हमारे पता नहीं 70% जीपी एंग्जोलाइटिक एज ए फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ करते हैं। वो आपके सवाल में गलती थी, आपने सवाल ये कर दिया था कि आप किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो पहली दवा क्या देते हैं। अब आपको ये पूछना था कि जिसको आप हाइपरटेंशन डायग्नोज कर लें उसको आप फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या देते हैं। तो ये कभी कभार हम भी ऐसे लोगों को देते हैं जिसमें बीपी बहुत बढ़ा हुआ लग रहा है लेकिन उसकी यंग और एटीट्यूड बिहेवियर देख के लग रहा होता है इसमें एंग्जाइटी, तो वक्ती दे दी, प्रोलॉन्ग आप ना दें, वक्ती दे के, लेकिन फिर परसिस्टेंट एंग्जाइटी है तो साइकेट्रिस्ट से मशवरा करेगा। इस अंदाज से कर सकते हैं आपको कि आपको लग रहा है कि ये प्योर हाइपरटेंशन नहीं है। फिर वही नाइस गाइडलाइन का बड़ा अच्छा है, लेस देन 55 है तो ए से आर बी, अबव 55 है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। लेकिन ये दवाई किसके लिए? जिसमें कोई कोमॉर्बिड, हाँ कोमॉर्बिड अगर है तो उसके हिसाब से कंपेलिंग इंडिकेशन होगा और वो दवा चूज की जाएगी। मसलन किसी को एंजाइना चल रहा है और हाइपरटेंशन है, इसमें फर्स्ट लाइन एजेंट क्या होगा? बीटा ब्लॉकर। हालांकि इस एल्गोरिदम में बीटा ब्लॉकर चौथे नंबर पे है कि ए प्लस सी, फिर यानी ए और सी लेस देन 55 है तो ए, अबव 55 तो सी, इसके बाद आप ए और सी को कंबाइन, फिर इसमें डायरेटिक ऐड करें, फिर भी बढ़ा रहे तो बीटा या अल्फा ब्लॉकर डाल सकते हैं। लेकिन किसी का कंपेलिंग इंडिकेशन स्ट्रॉन्ग है, एएफ विद हाइपरटेंशन, बीटा ब्लॉकर फर्स्ट चॉइस, तो कंपेलिंग इंडिकेशन से क्लास से चॉइस बदल जाएगी।
और किसी के कभी कभार बेसलाइन प्रेशर ही उसके टारगेट से, मसलन किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का टारगेट आपने 130 बनाया लेकिन उसका बेसलाइन प्रेशर 160 आ रहा है, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप 2 दवाइयां शुरू कर सकते हैं अगर उसका टारगेट से 20 सिस्टोलिक ज़्यादा है बेसलाइन प्रेशर, इसी तरह 10 डायस्टोलिक ज़्यादा है टारगेट से, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 2 दवाइयाँ। लेकिन एक अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंसिव में जिसमें कोई मॉर्बिडिटी नहीं है, आप कोई भी दवा दे सकते हैं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। अदरवाइज अब हम कुछ सिनेरियोज कर लेते हैं। यही जैसे मरीज़ है, इस मरीज़ को जब आपने कॉम्प्रिहेंसिवली इन तमाम चीज़ों के लिए असेस किया, तो असेसमेंट के बाद जो रिज़ल्ट आया वो ये आया कि असेसमेंट रिवील ओकेजनल इंक्रीज ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग अप टू 150-100 फॉर लास्ट 2 years। ठीक है, नॉर्मल एग्जामिनेशन है, सारी इन्वेस्टिगेशंस ठीक आई हैं, सिर्फ FBS 110 है, कोलेस्ट्रॉल 20T2 है और LDL 135 है। तो अब क्या करेंगे इस मरीज़ के साथ? यानी आपने वो सारी वर्कअप की, तो अब क्या करेंगे? What is the age? ACE or ARB? ठीक है, आपको रीडिंग से इतनी वो है, तो अब आप एज 50 थी, कोई और कोमॉर्बिड्स नहीं थे और टारगेट से भी सिस्टोलिक 10 ऊपर है और डायस्टोलिक भी 10 ऊपर है, तो आप आराम से एक दवा से स्टार्ट कर सकते हैं जो अच्छी क्या होगी, एस या ARB होगी। सेम पेशेंट, लेकिन असेसमेंट के बाद देखें क्या हुआ। असेसमेंट रिवील लेवल ऑफ 140, 60, 90 to 110 लेवल ऑफ BP in next 2 weeks without significant symptoms and normal examination. FBS 170, creatinine 2.3 with rest of the normal investigations. यहाँ आप क्या करेंगे? और ऐसा होगा कि हर तरह के मरीज का जब आप comprehensive वर्कअप करेंगे तो वो डिफरेंट निकलेगा। जी, Assess कि whether this is a CKD or not. This CKD तो है पक्का, 2.3 creatinine हो गया तो CKD हो गया। स्टेबल CKD है कि नहीं? स्टेबल CKD को कोई सिम्टम नहीं थे, कुछ नहीं थे, बाकी आपने वर्कअप कर दिया, यूरिन DR कोई ऑनगोइंग चीज़ नहीं है, इसी हाइपरटेंशन ने लगता है इसकी किडनी को इन्वॉल्व कर दिया। एस इनहिबिटर शुड बी फर्स्ट चॉइस। अब यहाँ पे आप देखें आपका टारगेट क्या है, अपने वो जो बेसलाइन प्रेशर है वो टारगेट से 30-40 ऊपर है, तो 2 या 3 दवाइयाँ, ACRB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मे बी डायरेटिक, लेकिन थायजाइड अगेन क्रेटिनिन क्लियरेंस देखना पड़ेगा, 30 से कम हो तो थायजाइड इतना अफेक्ट नहीं करता है। नेट्रोलेक्स वो वाला इंटरबाइट थोड़ा बहुत कर लेता है, तो इस तरह से आपको चूज़ करना पड़ेगा और इसका आप जो अचीव करना चाहेंगे गोल वो 130-80 होगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ नहीं है जो आप दवा शुरू करने से पहले आपको लाजमी चाहिए, क्या? एक और पोटेशियम। आप एस शुरू करने की बात कर रहे हैं एक CKD के पेशेंट में, तो क्या आपको पोटेशियम बेसलाइन पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लाजमी पता होना चाहिए। जब भी किसी CKD के मरीज में एस या ARB शुरू करनी है तो बेसलाइन पोटेशियम का पता होना, क्योंकि आपका सब्सिक्वेंट फॉलो इस पर डिपेंड करेगा कि एस ARB के बाद इसका क्रेटिनिन और पोटेशियम रेज तो नहीं हो रहा। अगर वो इनटॉलरेबल लिमिट्स में जा रहा होगा तो आपको ये दोनों या तो डोज रिड्यूस करनी पड़ेगी या रोकनी पड़ेगी। एस ARB कंपेलिंग इंडिकेशन है CKD में, लेकिन उस सूरत में जब पेशेंट टॉलरेट कर रहा हो, टॉलरेट ना कर रहा हो, हाइपरकैलेमिया हो रहा हो, क्रेटिनिन डबल हो जाए, तो फिर आप नहीं दे सकते। तीसरा, बेसलाइन पे उसका जो है 30 ml उससे कम है, मतलब इवन फिर भी दे सकते हैं, एंड स्टेज तक दे सकते हैं। एंड स्टेज में क्या डायलिसिस शुरू हो जाएगी, तो फिर तो आप वैसे ही दे सकते हैं। इसमें यह कि आप कॉशियस बहुत हो जाएंगे, बहुत ही कॉशियस रहेंगे, स्लो इंक्रीमेंट करेंगे, लेकिन देना इसको भी है, इसमें भी ये फ़ायदा करेगी, लेकिन क्रिटिकल है। GFR और रिड्यूस होते हैं, ये तो और ही रिड्यूस। जी जी, कितना करे, लेकिन प्रोग्रेशन को स्लो करेगा। किसी का क्रेटिनिन क्लियरेंस 20 भी रह गया है, अभी डायलिसिस शुरू नहीं हुई है, जिस हद तक वो एस ARB टॉलरेट कर पाता है आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत क्रिटिकल मॉनिटरिंग के साथ कि हाइपरकैलेमिया ना हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सिर्फ वाहिद एस ARB वो ड्रग है, कितनी कोई दवा किडनी की प्रोग्रेशन को नहीं करती सिवाय एस ARB। और अगर आप नहीं दे रहे तो आप किसी मरीज के समझ लें डायलिसिस अगर उसका 15 साल में होना है तो आप 10 साल में करा देंगे अगर आपने एस ARB ना दी, इतना फ़ायदा है इसका।
तीसरा बस पेशेंट हम करते हैं, देन विल एंड. असेसमेंट रिवील ओकेजनल इंक्रीज ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग फॉर लास्ट 2 years. Exertional chest discomfort. FBS of 90, cholesterol 202, LDL 135 with normal rest of the investigation. अब क्या करेंगे? अब आप अगेन देखें, आपने फोकस ट्रीटमेंट की सिर्फ ब्लड प्रेशर की, सिर्फ बीटा ब्लॉकर, No, sir. नाइट्रेट्स और स्टेटिन्स और एस्पिरिन, एंटीप्लेटलेट. तो अगेन आपका फोकस वो बीपी के नंबर से नहीं निकल रहा है. आप किसी भी ब्लड प्रेशर के मरीज को जब एवेलुएट करेंगे तो उसमें आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी कि ये सिर्फ बीपी का मरीज नहीं रहेगा, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क रिडक्शन के लिए वो तमाम चीज़ें असेस करके और उसके मुताबिक फैसला करना पड़ेगा. सो आई थिंक विल एंड टुडेज प्रेजेंटेशन हियर. अब हम कोई आपस में कोई आपको सवाल पूछते हैं, यू कैन कॉल दोस पीपल के अपना वो आ जाएं करने के लिए. जी.